नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, धनखड़ जी का प्रकरण तो पूरा हो गया और उसमें से अब कुछ निकलने वाला नहीं है, तो आखिरी मरसिया हमने कहा कि पढ़ देते हैं और चलेंगे लंदन। ब्रिटेन में जो है आज प्रधानमंत्री निकलेंगे ब्रिटेन के लिए, वहां जाकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप जानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद हर देश के बीच ये समझौता करना जरूरी हो गया कि आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करें। और फ्री ट्रेड जो है वो उन देशों के लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ जो देश जो है संपन्न देश नहीं थे। इसमें संपन्न देशों को तो बड़ा लाभ हुआ। ये जो अमेरिका दादागिरी दिखा रहा है उसकी वजह क्या है? और जो कमजोर देश रहे, जो विकासशील देश रहे, वो बाजार बन करके रह गए। भारत बाजार बन करके रह गए, हम सब जानते हैं। और अब जब गए हैं नरेंद्र मोदी जी, आज जा रहे हैं फ्री ट्रेड की एग्रीमेंट साइन करने के लिए ब्रिटेन। कहा जा रहा है 3 साल से इसकी तैयारी चल रही थी और अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड करेंगे। कई देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड है। अभी बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे रात में, लेकिन हमने सोचा है कि उसी पे कार्यक्रम करेंगे। बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन करेंगे। रात की चौपाल आज इसी फ्री ट्रेड पर रखें, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां हैं फ्री ट्रेड को लेकर के। सरकार के द्वारा फैलाई गई, आम लोगों द्वारा फैलाई गई। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं लेबर और जो उत्पादक होते हैं, जो हमारे किसान हैं देश के। सबसे ज्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ता है। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले धनखड़ जी पर बात करते हैं। तो धनखड़ साहब के लिए कहा जा रहा है कि एक तो स्वास्थ्य का जो प्रकरण था वो तो गड़बड़ था, नहीं स्वास्थ्य को ऐसी चिंता नहीं थी, लेकिन जो मीडिया में जो चल रहा है वो 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। कुछ बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमने कहा कि फाइनल जो है एक चर्चा हो जानी चाहिए। और कहा जा रहा है 3 चीजें महत्वपूर्ण थी। और धनखड़ साहब जो राज्यसभा में पहले तक, कुछ समय पहले तक जिस तरह का व्यवहार करते रहे, विपक्ष ने बहुत आरोप लगाए और कहा गया कि विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, बहुत टोका टोकी करते हैं। कई बार हमने भी वीडियो दिखाया कि किस तरह से धनखड़ साहब जो है विपक्ष के नेताओं को रोक देते हैं और वो खुद जो है सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बन जाते हैं। जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल में, तब भी उनके बारे में यही चर्चा थी कि वो पूरे तौर पे राज्यपाल की भूमिका में नहीं है, बल्कि वो बीजेपी के एजेंट की भूमिका में। बहुत सारे आरोप लगे। ममता बनर्जी जी के साथ एक तरह से कही कि झड़प भी हुई बहुत। फिर वो उसी का इनाम मिला, जो वहां पश्चिम बंगाल में जो अपनी वफादारी दिखाई, उसका इनाम मिला कि उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन उपराष्ट्रपति बनाने के बाद सब लोग कहते रहे कि वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए ही वो झुके हुए हैं। हालांकि फिजिकली भी थोड़ा उनका, लंबे लोग होते हैं उम्र के साथ वो कंधे से झुक जाते हैं, लेकिन कंधे से झुक जाना जो और कमर से झुक जाना जो है फर्क होता है। हालांकि बताते हैं कि बहुत उम्र के बाद कमर से भी झुक जाते हैं। हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो कमर से पूरी तरह से झुक गए थे, लेकिन वो बीमारी एक होती है जहाँ हड्डी कमजोर हो जाती है और झुक जाती है, लेकिन यहाँ मुहावरे के तौर पे है। तो एक तो ये था कि दिसंबर 2024 की बात बताई जाती है, जब धनखड़ साहब ने शिवराज सिंह को आड़े हाथों लिया था। शिवराज सिंह कृषि मंत्री थे और कहा कि भरी सभा में कह दिया कि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है, मतलब अपने बारे में कह रहे हैं कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया और जो वादा किया गया वो क्यों नहीं निभाया। आपको पता है किसानों का बड़ा लंबा आंदोलन रहा मोदी सरकार के खिलाफ। 13 महीने का आंदोलन रहा। 700 साढ़े 700 किसान मौत के मुंह में चले गए और इसको लेकर के ही सत्यपाल मलिक जी ने बिगुल बजाया था और कई सारी चीजें हुई। सत्यपाल मलिक जी ने तो बोला था कि जब वो नरेंद्र मोदी जी से कहा कि आप उनकी बातें मानिए, 750 किसान की मृत्यु हो चुकी है, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए थोड़े मरे हैं। तो सत्यपाल जी तो फिर चले गए बेड पर हॉस्पिटल में, फिर ईडी उनके पीछे पड़ा रहा।
किसानों का जो होना था वो 13 महीने के बाद जो 3 कानून लाए गए थे वो हटा दिया गया। मोदी जी को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा हमारी तपस्या में कमी रह गई। और किसानों को लेकर के कुछ संवेदना नरेंद्र मोदी सरकार में 11 साल में दिखी हो, ऐसा दिखता है। तो जो भीख के तौर पे 6,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया सालाना, 500 रुपया महीना जो किसानों को भीख राशि दी गई, उसको लेकर के हालांकि जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो किसान हैं बेवकूफ किस्म के, उनको लगा कि बहुत बड़ा कमाल काम कर दिया। ऐसा तो अब तक हुआ नहीं। लेकिन खाद जिस तरह से महंगी हुई, बीज जिस तरह से महंगा हुआ, खेती करना जिस तरह से महंगा हुआ, और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह का स्टेट है वहां तो एक बोरी खाद के लिए किसानों को 10 लाठी खानी पड़ रही थी। और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक किसान को कई लाठी मारी गई और उसकी मां बचाने का प्रयास करती रही, पुलिस वाले ने ही नहीं छोड़ा। मैं अक्सर नौकरी, जो सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी नौकरी करता है, उसमें मैं चिढ़ता इसलिए हूँ कि वो जैसे ही कुर्सी पर बैठता है, पता नहीं कुर्सी में क्या बीमारी है, वो अपने आप को राजा समझ लेता है। मामूली हवलदार जो खुद दौड़ता रहता है, 6 साल दौड़ता है तो एक नौकरी मिलती है उसकी कुछ हजार रुपए की, वो भी अपने आप को राजा समझ लेता है। उसको लगता है कि हम विलक्षण हो गए और किसी पे भी लाठी चलाता है। हालांकि जो पुलिस में है वो लोग कहते हैं कि हम लोग भी मजबूर रहते हैं, हम लोग अपनी पोस्टिंग के लिए घूस देते हैं, फिर कमा करके देना पड़ता है, इसके लिए करते हैं। लेकिन बहुत बार अफसोस होता है। लेकिन जो अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मारे, उसको इंसान नहीं कहते, उसको जाहिल कहते हैं, राक्षस कहते हैं, धूर्त कहते हैं। जितनी गालियां दी जा सकती है सब दी जा सकती है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे, कल भी रात में मैं बात कर रहा था, दिन में बात कर रात में बात कर रहा था कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज्यादा धूर्त होते जा रहे हैं। और इसीलिए देखिए कि आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सबसे बड़े बड़े समर्थक जो हैं वही पढ़े लिखे लोग हैं, नौढनाढ़ वर्ग है, जिनको लगता है कि मैं ऊपर आ गया और जितना ज्यादा हम लाभ कमा सकें, दूसरों के गया भाड़ में उनको कहें कि भैया आप धर्म के चक्रव्यूह में फंस जाओ, कावड़ ढो, मस्जिद के आगे नाचो, हिंदू जिंदाबाद करो, मुसलमान जिंदाबाद करो, इस्लाम बचाओ, हिंदू बचाओ। और उसके बाद बाकी लोगों का जिम्मा जो है, न इस्लाम बचाना है न हिंदू बचाना है, बल्कि दोनों के ऊपर चढ़ करके खुद को बचाना है, अपना रोजगार बचाना है, अपनी संपत्ति बढ़ानी है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन जमा करना है। नौकरशाही का पूरा देखिए ना हाल, देखिए क्या मतलब नौकरशाही जो बिहार में लोग कह रहे हैं कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें कलेक्टर साहब खूब जबरदस्त तरीके से ड्यूटी बजा रहे हैं और कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों? नौकरी उनको प्यारी। ये कहते हैं लोग कि देशभक्त हैं, देश से प्यार। इनको न देश से प्यार है न धर्म से प्यार है, इनको खुद से प्यार है। सब मरता है तो मरे, मैं जिंदा रहूं। तो धनखड़ साहब किसानों के लिए आवाज उठाने लगे अचानक। किसानों के प्रति उनकी संवेदना जाग गई। उन लोगों को लगा कि अब किसान के लिए बोलना पड़े। हालांकि कहा जा रहा है कि इसके पहले से नरेंद्र मोदी जी उनसे नाराज हो गए थे। कई वीडियोज आए जहां पे वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े रहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी मुंह घुमा, कभी लेफ्ट कभी राइट मुंह घुमा लेते थे, कभी बात भी नहीं कर रहे थे। तो उनको लगा होगा कि भैया आप करना चाहिए। फिर एक और बात हुई कि जो उन्होंने 10 तारीख को, 10 जुलाई को, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी कितना हुआ, 23 जुलाई हुआ, 13 दिन पहले उनको ये एहसास शायद नहीं था कि वो जो कर रहे हैं वो किसको नशे ले रहे हैं, शिकार पर किसको निशाने पर ले रहे हैं। 10 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि आई विल रिटायर एट द राइट टाइम, अगस्त 2027। उनके कार्यकाल अगस्त 2027 में खत्म हो रहे थे। सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन, कोई दैवीय शक्ति आ जाएगी तभी जो है हमें हटाया जा सकता है, नहीं तो अगस्त 2027 तक हम रहेंगे। और देखिए दैवीय शक्ति आ गई। मैं उस दैवीय शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए लोग जो है ढोल बजाते रहते हैं, पाखंड पालते हैं। मैं उस दैवीय शक्ति की बात कर रहा हूँ जो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल है, ईश्वरीय शक्ति है। गीता में भी कहा गया है कि जो मनुष्यों में राजा हूं मैं। राजा आज कौन? नरेंद्र मोदी राजा है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो हुआ करते थे लोग। मोदी जी का नाम आएगा कि प्रधानमंत्री कैसे राजा बनता है, ये मोदी जी उसके जो सूत्रधार रहे, या कहिए नीतिकार रहे।
और 10 जुलाई से 22 जुलाई 10-12 दिन के भीतर ही जो है दैवीय जो दैवीय इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है, वो हो गया। और एक और वजह मानी गई तात्कालिक वजह कि जो यशवंत वर्मा जो जस्टिस है, जिनके खिलाफ महाभियोग लाया जाना था, सरकार महाभियोग लाना चाह रही थी और वो लोकसभा में साइन करके वो सबमिट करना था या किया था। दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष ने सबमिट किया था जो हस्ताक्षर पत्र होते हैं, 50 या 50 से ज्यादा राज्यसभा में, 100 से ज्यादा लोकसभा में सांसदों के साइन होते हैं, उसके बाद महाभियोग लागू होता है। तो कहा पहले दिन ही ये घटना हुई थी जिसमें कानून मंत्री को जवाब देना पड़ा था, 2-3 बार उठ करके जवाब दे रहे थे। अभी वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्या दिखाना, आप लोग देख चुके हैं, जिसमें मैं ऐसे दिखा भी दूंगा कल। सब बहुत टाइम लगता है वीडियो दिखाने में, एडिट करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से ढूंढना पड़ता है। बहरहाल उन्होंने जो है, हमने देखा था कि किस तरह से पूछा था कि कितने सांसद, इतने ज्यादा सांसद हो गए लोकसभा में, इतने ज्यादा सांसद हो गए क्या, लोकसभा में सबमिट हो गया, लोकसभा में आज सबमिट हुआ, यहाँ पहले आ चुका है। तो कहा गया कि ये जो हो रहा था, धनखड़ साहब को लग रहा था कि राज्यसभा में ही शुरुआत हो महाभियोग के, चूंकि दोनों सदनों में उसको पास करना पड़ता और राज्यसभा में शुरुआत हो जाती तो धनखड़ जी को श्रेय मिलता उसका। तो कहा गया कि इसको लेकर के भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो बीजेपी के मूल कर्ता धर्ता है, उनको चोट लगी और उनकी नींद जागी कि अरे यार ये तो गजब हो जाए, अगर विपक्ष का महाभियोग अगर पास होगा तो सरकार की तो किरकिरी हो जाएगी। इसलिए धनखड़ साहब को पता नहीं था, तो धनखड़ साहब को इस्तीफा लिखना पड़ा और धनखड़ साहब जो फाइनली जो है पूर्व उपराष्ट्रपति बन गए। अब आगे क्या करेंगे धनखड़ साहब, ऐसा कुछ लगता हालांकि नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में व्यक्तिगत उपलब्धि जो है एक वकील के तौर पे थी, एक बौद्धिक व्यक्ति के तौर पे थी, एक किसान के तौर पे थी, एक अच्छे समाजवादी के तौर पे थी। सब उन्होंने धो पोछ करके वहां बंगाल की खाड़ी में बहा दिया था। जब दिल्ली आए तब तो सब बह चुका था बंगाल की खाड़ी। अब दिल्ली में बचा क्या था, यमुना का पानी तो जानते हैं कितना गंदा है। अब साफ करने का वादा है, लेकिन यमुना का पानी कैसे साफ हो। अब कृष्ण वहां बांसुरी बजाने जाते भी नहीं, पहले यमुना के तीरे बांसुरी बजाया करते थे कृष्ण। अब तो कृष्ण पे भी दावेदारी है, यदुवंश और राजपूत जो है वो दोनों, उसकी दो दो माँ थी उनकी कृष्ण की, आपको पता है। बहरहाल राकेश बडेरा भाई बोल रहे कि इतना झुके कि सर की टोपी सरक गई और सीधे हुए तो रीढ़ की हड्डी दरक गई। अब हम आते हैं आपके उस पर चलते हैं। देखिए राकेश भाई कह रहे हैं, ये एके भाई कह रहे हैं राकेश भाई वाह। अब जो है फ्री ट्रेड का जो मसला है उसको थोड़ा में समझ लेना चाहिए। फिलहाल अभी बहुत लंबी चर्चा हम नहीं करेंगे इस पर, और हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो हमारे साथी हैं, आएंगे इस पर बात करेंगे। लेकिन फ्री ट्रेड जो शुरू हुआ आपको तो पता ही है, लोग कहेंगे कि अरे ये तो मनमोहन सिंह का शुरू किया हुआ, कोई आज थोड़े कर। और फ्री ट्रेड को लेकर के वामपंथी दल बहुत भिड़े भी थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले जो सरकार थी इनकी, मनमोहन सिंह की, दोनों में झगड़ा भी हुआ था वामपंथी दलों में, चूंकि वामपंथी दल उस तरह से नहीं चाहते थे कि वो हो। लेकिन इसकी शुरुआत 1998 से हो गई थी और कहा जाता है कि जो इतिहास में दर्ज है उसमें कि पहला जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था हमने श्रीलंका के साथ। इसमें क्या होता है, जो बड़े देश होते हैं वो ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो शुरुआत जो हुई थी समझिए 1998 में जब श्रीलंका के साथ किया गया था, उसके बाद और भी देशों के साथ हुआ, अलग अलग देशों के साथ किया गया फ्री ट्रेड, लंबी सूची है उसमें, कई देशों के साथ हमने किया है। और फ्री ट्रेड में है कि दोनों देश, जिन देशों के बीच एग्रीमेंट होता है, दोनों के बीच जो है व्यापार जो है वो फ्री हो जाता है, मतलब सरकार का दखल लगभग खत्म हो जाता है। भाई व्यापारी आपस में कर लो, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है, आप आइए जाइए। जैसे देखिए ना, भारत में कोई सामान बेचना खरीदता होना होता है तो सरकार एक फिक्स टैक्स लगाती है और उसके बाद वो सामान बिकता है। कोई भी सामान आप खरीदते बेचते ये करते हैं। फ्री ट्रेड जब होता है कि भाई वो भी एकदम न्यूनतम हो जाए,
मतलब न हम आपको टैक्स लगाएंगे आपके यहाँ से जो सामान आएगा, न आप लगाइएगा टैक्स जो हमारे यहाँ से सामान जाएगा। तो पूरा का पूरा फायदा जो है इसमें व्यापारियों को मिलता है। और दो वजह से बड़ी तारीफ की जाती है। एक तो हम दुनिया में जब एक सब मिले हैं, हाथ मिलाया है, तो सबको कुछ ना कुछ एक दूसरे से खरीदना बेचना पड़ेगा। आपको जरूरत हो चाहे नहीं हो, उनके पास जो है वो आप लीजिए, आपके पास है वो दीजिए। कई बार आप सुनते होंगे कि हमारे पास तो इतना प्याज है फिर भी प्याज वहां से आ रहा है। कई तरीके की चीजें होती हैं। हम तो भारत मूल तौर पे क्या है, भारत मूल तौर पे कृषि प्रधान देश आज भी है। और दूसरा है तो व्यापार प्रधान देश है। व्यापारी जो है उधर से सामान खरीदे इधर बेच दो, इधर से उठाओ उधर बेच दो, तो यही में लगा है। हमारे यहाँ क्या बनता है आप जानते ही हैं। हालांकि मोदी जी बताते हैं कि अब मेक इन इंडिया जो है दुनिया को पता नहीं कि हथियार वगैरह भी सप्लाई करने लगा, लेकिन यहाँ से खरीदो, यहाँ असेंबल करो, यहाँ से जोड़ के वहां भेज दो, यही करते हैं। और भारत चूंकि बड़ा जो है वो देश है, बड़ी आबादी है, अब तो आर्थिक व्यवस्था का ढोल जो पीटा जाता है उसके पीछे भी यही वजह है। इतनी अर्थव्यवस्था हो गई ताकि दुनिया के व्यापारी जो है हमारे यहाँ आए सामान बेचने के लिए, और उनको लगे कि भारत बहुत बड़ा खरीदार देश है। लेकिन जब 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लगे हों, और जो संपन्न है वो विदेश जाने में लगे हुए हों। आपको ये भी पता है कि 2 लाख लोग जो है हर साल बाहर चले जाते हैं, देश छोड़कर चले जाते हैं। विदेश की नौकरियां बहुत प्रभावित करती है लोगों को, और ज्यादातर लोग पढ़ाने के लिए भी विदेश बच्चों को भेज रहे हैं। बच्चों को विदेश भेज देते हैं, अमेरिका से पढ़ के आओ, लंदन से पढ़ के आओ, फलाना जगह से पढ़ के आओ। और वहां से जो पढ़ के आते हैं वो शीर्ष पदों पर जाकर के बैठ जाते हैं। बाकी इधर डंडा फटकारने के लिए, हवलदार सिपाही इंस्पेक्टर बनने के लिए यहाँ के लोग 100 वैकेंसी है, 1 लाख लोग आके खड़े हो जाते हैं। तो ये तो हालत है हमारे यहाँ। अब जब फ्री ट्रेड की जब बात आई है तो ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड होना है, कल साइन होगा अग्रीमेंट। और उसमें मूल तौर पे कहा जा रहा है कि समझौते से चमड़ा, जूते और कपड़ा जैसे श्रम प्रधान, हालांकि फ्री ट्रेड में व्यापारियों को लाभ होता है। वो जो लेबर यूनियन है, जो लेबर है, उनके हक लगातार कुचले जा रहे हैं। भारत में मनमोहन सिंह के समय और आज तो और बढ़ गया है। तब तो ये भी ख्याल रखा जाता था कि कम से कम नुकसान हो श्रमिकों का और उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। लेकिन ये तो सरकार ही व्यापारी की सरकार, जो राहुल गांधी कहते हैं कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, वो हवा में तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनका मकसद ही है निजी क्षेत्र को, देश को सौंप देना। जो गोलवलकर साहब कहते थे कि देश की अर्थव्यवस्था एक दो पूंजीपतियों के हाथ में हो, बाकी आम आदमी के पास इतने ही साधन संसाधन हो कि वो खा पी ले, ताकि वो सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करने की हिम्मत हैसियत न जुटा पाए। वही करने में लगे हैं पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी, और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हो गए। आप हिंदू धर्म और इस्लाम का परचम ढोइए, आप लड़िए धर्म के नाम पर, आप लड़िए जाति के नाम पर। बाकी हम व्यापार जब करेंगे तो न धर्म देखेंगे न जाति देखेंगे, किसी के साथ समझौता कर लेंगे, जहां लाभ है वहीं घुटने टेक देंगे। तो अमेरिका जो कर रहा है वो तो अभी बाद में आएगा, लेकिन ब्रिटेन के साथ ये समझौता जो हो रहा है इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिटेन से विस्की और कारों के आयात को सस्ता बनाने का भी प्रयास है। अब विस्की देश के वो 85 करोड़ लोग तो पी नहीं पाते हैं, जिनको 5 किलो अनाज देते हैं, जो बहुसंख्य आबादी है। ये सरकार तो चुन करके ही आती है भारत में, जिनको बहुमत प्राप्त है। 23.5 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, और 23.5 करोड़ लोग शायद वो बहुत संपन्न लोग हैं, उनको वो विस्की और कार खरीद सकते हैं। लेकिन जो 85 करोड़ वो शायद गरीब लोग हैं, और वो ज्यादातर उसमें से कांग्रेसी है और दूसरी पार्टियों के साथ बीजेपी विरोधी है। इसलिए देखिए एसआईआर हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। क्या करोगे भाई, तुम्हारे पास कुछ हैसियत तो है नहीं। हम 55 5 किलो अनाज कहाँ से ला के देंगे? तुम्हारे पास न खेत है, न कुछ करने आता है, 5 किलो अनाज सरकार के भरोसे हो तो रह करके क्या करोगे? क्या करोगे वोट देकर? क्या सरकार चुनोगे? फालतू सरकार चुन लोगे, जो व्यापारियों के खिलाफ जो है आंदोलन चलाएंगे, जो गरीबों को और उनको ताकतवर बनाएंगे। वैसी सरकार चुन के क्या लाभ? तो इसलिए वो तमाम लोग नौ धनाढ़ वर्ग जो है, जो देश में पैदा हुआ मनमोहन सिंह की नीतियों की वजह से, वो सारे लोग आज जो है वो मोदी जी के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ खड़े हैं। जो अमेरिका गए वो भी, जो ब्रिटेन में है वो भी,
जो भारत में है वो है, जो हमारे गांव में भी है वो भी। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म अगर बचाने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और हमारे यहाँ भी कलश यात्रा, झंडू बाबा का प्रवचन सब चल रहा है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, देश प्रथम होना चाहिए, आप भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान के चरणों में लौट जाइए, वो तमाम चीज। हमारा एक परिचित फिर जो है एक बाबा बन गया, एक और परिचित बाबा, कई हमारे परिचित बाबा बने, बड़े बाबा कुछ तो बने हुए, महामंडलेश्वर हो गए। हमारे एक और संपादक थे अखबार के, उन्होंने कई बाबा पैदा किया। तो टेलीविजन पे जो ढेर सारा बाबा देख रहे हैं ना आज, वो 90 के दशक में, या 90 नहीं मैं बोलूंगा उसको, शुरुआत 90 से ही हो गई थी जब सैटेलाइट चैनल आया था, और आस्था चैनल और प्रज्ञा चैनल और क्या क्या चैनल जो लॉन्च हुए थे तो उन्होंने ही लॉन्च किया था। बाद में वो खुद महामंडलेश्वर हो गए थे, अब तो स्वर्गीय हो गए वो पाटलिपुत्र टाइम्स के अखबार के संपादक भी एक जमाने में थे, बहुत जोशीले संपादक माने जाते थे। माधव कांत मिश्र जी उनका नाम था। बाद में वो बाबा बन गए। फिर एक कई बाबा ऐसे हैं। तो ये बाबा का धंधा जो है वो खूब जोर पर है, और ये जोर पर धंधे कौन फैला, उसमें बड़े लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, मंत्री सांसद ऐसे करके, जिसे धनखड़ साहब खड़े रहते थे मोदी जी के सामने, वैसे ही खड़े रहते हैं। और उसके बाद जो है गरीब आदमी धक्के खा करके, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे 123 महिलाएं और बच्चे कुचल गए थे बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए। वो खुद जो है आशीर्वाद किसी और से पा रहा है, मतलब उसी के यहाँ से दूध लेकर के, उसी के यहाँ से दूसरे सामान लेकर के मिठाई बनाता है और उसी को बांट देता है थोड़ा थोड़ा, है ना। ये बाबाओं का मूल धंधा है। क्योंकि बाबाओं के आने के लिए, ये तो फ्री में आते हैं, भोज लगता है, कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो पैसा आता है वो ऊपर से आता है, बड़े लोग देते हैं, क्योंकि बड़े धंधे करते हैं, उनके पास बड़ी आबादी होती है। अब गांव आप देखिए ना, गांव शहर में, आप मोहल्ले में, मैं आसान करके जान के सब उदाहरण देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या चीजें चल रही है। कि किसी के पास जो है 500 वोटर है, कोई बिल्डिंग का सेक्रेटरी है जहाँ 100 घर है, तो उसको 50,000 दे देते हैं नेताजी कि भैया आप अपने सोसाइटी में संभाल लीजिएगा। तो जिसके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख भक्त हैं, उसको क्या नहीं करेंगे नेताजी। राम रहीम के बारे में सुनते ही रहते हैं कि उनको कभी भी जब चुनाव का समय आता है पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। तो ये जो धंधा है इस बिजनेस में, आम आदमी कहाँ, आम आदमी कावड़ ढोने में लगा, उसको लगता है कि, और कावड़ कैसे ढो रहा है वो भी देख लीजिए, वो किसका कावड़ ढो रहा है। वो दारू पीना जरूरी होता है उसके लिए, उसके लिए जरूरी होता है बाई जी का नाच देखना, साथ में नाचने वाली चली चली जा रही है, गांजा पी रहा है, और जो है अब तो पुलिस लगा दी गई है फूल बरसाने के लिए। ये सरकार का धंधा, बहुत बड़ी सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है। आदित्यनाथ जी ने ये निकाला है कि स्कूल बंद करो और ये फूल बरसाओ। देखिए अब स्कूल चलाने में सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है, कुछ लोगों को नौकरी भी देनी पड़ती है, पढ़ जाएंगे तो सवाल भी करेंगे वो, और वो कमाने भी लगेंगे कुछ। और कावड़ ढोने में क्या है कि अपना पैसा लगाइए, नहीं नहीं नहीं, धर्म कर्म में दूसरे का पैसा नहीं दिया जाता है, अपने पैसे तो हम तो जाएंगे, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, और जितना कष्ट सहेंगे उतना भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे गांव में ये सब कहा जाता है, जितना कष्ट सहिएगा ना जी, उतने ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और अब तक जो हम बचे हुए हैं भगवान की वजह से बचे हुए हैं। डॉक्टरवा तो लूट ही लिया था, डॉक्टरवा जो है फंसा दिया भाई, माँ का बताइए ना सर, मामूली सा दर्द था, फुंसी से भकंदर बना दिया, ये जांच करा, वो जांच करा, वो जांच कराओ, फलाना जांच कराओ। फिर एक बाबा हमको मिल गए, बाबा अब तक हमको बचाए हुए, और तीसरे दिन पता चला कि निकल दिए। क्या भाई, तो डॉक्टर के यहाँ जाने रहे थे, दवाई छोड़ दिए थे। और बाबा का जो 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 बाबा के नाम जप रहे हैं उनके पोता बताते हैं, बाबा तो ठीक है थे, रात में गए, बाद बाबा बोले कि अरे पानी ला के दे बेटा, पानी लेकर के गए तो देखे बाबा चुपचाप शांत पड़े हुए, निकल लिए। ये हमारे देश की, हमारे समाज की सच्चाई है। तो फ्री ट्रेड से जो है 120 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच पहुंचाना है 2030 तक, ये मूल जो है इसका ये। अब फ्री ट्रेड का एक असर जो है पुराना मुझे मिल गया है, मैं आपको बताता हूँ, चर्चा कर देता हूँ। ये डाउन टू अर्थ जो है वेब पोर्टल है, उसने हवाले से बताया है कि केरल के जिला पत्तानमथिट्टा के गांव तुम्बामोन निवासी 62 वर्षीय सुरेश कौशी
रबड़ उत्पादक किसान। आपको पता है रबड़ का उत्पादन केरल में बहुत होता है, पेड़ से निकलता है, दूध उससे बनता है। वह भी दुनिया भर में चल रही एफटीए की सनक का शिकार है। उन्हें अपने क्षेत्र का बड़ा रबड़ उत्पादक किसान माना जाता है, लेकिन पिछले 5 साल से उनका उत्पादन लगातार कम हो रहा है। वे कहते हैं कि अब उन्हें अपनी लागत से आधी कीमत मिल पा रही है। ऐसे में उन्होंने रबड़ उत्पादन बंद कर दिया है। कोशी नेशनल फेडरेशन ऑफ रबर प्रोड्यूसर सोसाइटी के अध्यक्ष भी है। कहते हैं कि थाईलैंड और इंडोनेशिया से भारत ने एफटीए यानी यही जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद से देश में रबड़ का आयात बढ़ता जा रहा है। उन देशों वो देश भी रबड़ उत्पादक हैं, वो रबड़ बढ़ता जा रहा है, और इससे अकेले केरल राज्य के 11 लाख रबर उत्पादक किसान को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि केरल सरकार ने उन किसानों के लिए पैकेज भी घोषित किया है, लेकिन वह नाकाफी साबित हुआ। सुरेश कोशी इस बात से बेहद नाराज हैं कि पहले ही किसान एफटीए का शिकार हैं। ऐसे में यदि केंद्र सरकार आरसीईपी में शामिल हो जाती है, तो केरल ही नहीं अन्य सभी राज्यों में रबर उत्पादन कर रहे किसानों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने रखा है, और हम इस बात को जानते हैं। थोड़ा सा और मैं जिक्र कर दूं कि जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने सबसे पहले काम किया कि पब्लिक सेक्टर कंपनी एस्टैब्लिश की, और कहा कि सरकार और हर क्षेत्र में निजी नहीं आएगा। निजी के कुछ क्षेत्र हैं, बाकी सरकार जो है खुद ये काम करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी। उसको बीजेपी और उनके साथी जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने हमेशा गाली दी इस बात की। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं, और आम आदमी भी कहने लगा सरकार का काम बिजनेस नहीं करना है। और सरकार जो है, सरकार के स्कूल, सरकार के अस्पताल सब जो है शैतान के अड्डे बनाए बताए जाने लगे कि वहां काम होता है, कोई काम नहीं। सब काम आप प्राइवेट में जाइए, साला क्या स्वागत होता है। बैंक में जाइएगा, घुसिएगा नहीं कि पकड़ लेता है एक आदमी, अरे क्या है दिक्कत है, सर लाइए। अब भर भूर करके सब आप बैठे रहिए, एसी भी चलता रहता है और आ जाता है। और सरकारी बैंक में जाइए, लंबी लाइन लगी है, धक्का खा रहे हैं, वो फॉर्म फेंक दिया, अगले दिन आइए फलाना, ये तमाम चलता रहता है। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि अभी जनधन योजना जो शुरू हुआ, करोड़ों जनधन योजना बंद है, इनएक्टिव है। प्रधानमंत्री जी शुरुआत किया तो ढोल खूब जोर से बजाते हैं, लेकिन डूबने के ढोल नहीं, उसके बाद दोबारा ढोल नहीं बजाते हैं। गांव गोद ले रहे थे, कहाँ चले गए। स्मार्ट सिटी बन गए थे, कहाँ चले गए। किसानों की आय दुगनी होनी थी, कहाँ चले गए। ऐसी ढेर सारी चीजें। काला धन खत्म हो रहा था, किधर चला गया। बहुत सारी चीजें, तो ढोल खूब बजता है। मोदी जी खुद भी बोलते हैं, चैनल बजाता है, गटर मीडिया जिसको हम कहते हैं, और हम लोग भी सब बजाने लगते हैं। हम लोग को चुप करा दिया जाता है। हम लोग अगर कुछ बात कर रहे हो, अगर समझिए कि मैं कहानी सुना रहा हूँ रबर उत्पादक की, तो हमको बताएंगे कि अरे तो आप कंपटीशन में आइएगा तो होगा ना। ये कंपटीशन, ये जो फ्री ट्रेड क्या है, बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस होता है। और सोच लीजिए एक ताकतवर देश का व्यापारी एक कमजोर देश का व्यापारी कहाँ टिकेगा। तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है। जब जीएसटी लागू हुआ और कोरोना हुआ और जब नोटबंदी हुई, राहुल गांधी ने बार बार कहा, मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि भट्टा बिठा रहे हैं कि जो लघु कुटीर उद्योग है, जो भारत की रीढ़ है, लघु लघु कुटीर उद्योग जो है वो छोटी छोटी वस्तुओं का, बल्कि अब तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं। वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं और वो देते हैं, और टाटा या और जो बड़ी कंपनियां हैं उसको असेंबल करती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं। यहाँ बॉम्बे में आइएगा तो बॉम्बे मलाड में क्या इलाका बोलते हैं उसको, वहां पे छोटी छोटी जगह पे, मतलब 10 बाई 10 में जो है 10 लोग काम कर रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं। हाँ, पूरा इलाका जो है वही है, पार्ट्स बन रहा है, और वो बड़ी कंपनियों के बीच भेजे जाते हैं। ये जो आप बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियां देखते हैं, वो खुद क्या दूध उत्पादन खुद करते हैं, उनके पास भैंसे हैं, गाय है। वो छोटे छोटे किसान जो है वो दूध देते हैं और वो जमा करते हैं और वो उसको बेचते हैं। वो वहां से विदेश से तो वो भी आता है, पाउडर आता है, पाउडर बनाते हैं, उससे दूध बनता है, वगैरह वगैरह। अब समझिए कि इसमें होता क्या है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो निबट जाते हैं, बड़े व्यापारी फैल जाते हैं। और बड़े व्यापारी कितने होंगे, हमारे देश में कितने बड़े व्यापारी बचे अब?
सबको थोड़ा-थोड़ा शेयर मिल रहा है और उसके लिए भारी शेयर चुकाना पड़ता है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड याद करिए, आप घाटे में हैं तो क्या हुआ, 2 नहीं तो फिर कितने को निपटाया गया अडानी जी को, एयरपोर्ट देने के लिए, पोर्ट देने के लिए और चीज़ें देने के लिए। यहाँ बॉम्बे में जो बड़ी-बड़ी ज़मीनें दी गई हैं, कितनी ज़मीनें उनको बेची गई हैं, इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों का, आम लोगों को। कहाँ से आम लोगों को पता है? बहरहाल, तो जो नेहरू जो कर रहे थे, उसमें ये था कि हमारा देश मजबूत बने। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उसका मूल मकसद होता है सेवा प्रदान करना, सर्विस देना। जो प्राइवेट कंपनियां होती है उसका मूल मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाना और सेवा देने में अंतर हो जाता है। सेवा देने के लिए क्या होता है कि आप सुदूर गांव में भी जाएंगे तो पीएनबी का ब्रांच मिलेगा या आईएसबीआई का ब्रांच मिलेगा, लेकिन उन गांवों में जाइएगा तो आईसीआईसीआई बैंक नहीं मिलेगा, एक्सिस बैंक नहीं मिलेगा, वो एचडीएफसी बैंक नहीं मिलेगा, एचएसबीसी बैंक नहीं मिलेगा। वो वहीं मिलेंगे जहां कमाई है, शहरों में मिलेंगे। तो शहरों में जो एलिट हैं वो चले गए उन बैंकों में। अब जो 65 करोड़ 85 करोड़ वाले जो लोग हैं, जो 5 किलो अनाज वाले हैं, उनके लिए वो सारे बैंक, तो जाहिर है वहां भीड़ बढ़ जाएगी। प्राइवेट बैंकों में 10 लाख 10,000 से नीचे आप पैसा अगर रखेंगे तो आपका कटता रहेगा हर महीने पैसा। 10,000 इस देश में कितने लोगों के पास है जो बैंक में रख सके, ये भी आप सब जानते हैं। अब उसके बाद जब ये प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में मनमोहन सिंह का नाम लिया जाता है कि मनमोहन सिंह ने किया ये सब। शुरुआत हमने थोड़े की, मनमोहन सिंह ने किया। लेकिन उसको विस्तार दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। और मनमोहन सिंह जो एक ही काम दो आदमी करता है, अलग अलग तरीके से करता है। कोई एक ही काम बोले, वो हम जो है भंडारा कराते हैं। एक भंडारा कराता है जो अपने खेत से जो अनाज उगाता है, बचता है और लोगों में बांटता है, भोजन बना करके देता है गरीबों को। और एक होता है उधर जो है तस्करी कर रहा है, उधर भंडारा करा रहा है। वो गाड़ी से आता है, महंगी महंगी गाड़ियों से, दो नेताजी भी आते हैं और लंबी लाइन लगी रहती है, साड़ी बट रही है तो फलाना बट रहा है, वो भी चल रहा होता है। कुछ लोग दान करते हैं, नहीं हमको ये देना चाहिए गरीबों के लिए। कुछ लोग दिखावा करते हैं, तो दिखावा और दान, जो भोजन कर रहा है उसको क्या दिखावा थोड़े दिखता है, उसको तो लगता है नहीं कितना अच्छा आदमी। वही हाल है। मनमोहन सिंह जो कर रहे थे उसमें ये ध्यान रखा जा रहा था कि जो हित है मजदूरों के, गरीबों के, वो सुरक्षित रहे। इसलिए राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट इसीलिए लाया गया था कि किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के हित को बचाया जा सके। ये जो अभी जो दे रहे हैं 5 किलो अनाज, राइट टू फूड के तहत 10 किलो अनाज मिलता था हर किसी को, मामूली कीमत पर, 1 रुपया 2 रुपया किलो पे मिलता था। अब उसके बाद अब नील की खेती जो होती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको मैं 2-4 लाइन में, चूंकि मैं 34 मिनट हो गया है। नील की खेती क्या थी? अंग्रेज जो है नील की खेती 3 कठिया कहा जाता था चंपारण में। नील की खेती करना आपके लिए 3 कट्ठे खेत में अनिवार्य होता था, आपको करना पड़ेगा। और वो नील का जो फसल होती थी वो लेकर के ब्रिटेन जाता था और वहां से उसको प्रोसेस किया जाता था और दुनिया के बाजार में उसको बेचा जाता था। आपको पता ही है कि सूरज नहीं डूबता था उसके इसमें। फिर तमाम चीजें, आज भी भारत सबसे ज्यादा कच्चा माल जो है दूसरे देशों में भेजता है। कच्चा माल, प्रोसेस्ड हमारे यहाँ चीजें बहुत कम होती है, चाहे इंडस्ट्री, किसी भी तरह की इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग लेके तमाम। क्योंकि हमारे यहाँ जो है व्यापार जो है, जो छोटे व्यापारी हैं उनको बढ़ावा देने का काम नहीं होता है। फिर वो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं जो लंदन चले जाते हैं घपला करके, बैंक का पैसा डूब जाता है, उस बैंक का इतना हजार डूब गया, उस बैंक का इतने हजार करोड़ डूब गया। और जो इतने हजार करोड़ रुपए होते हैं, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि 16.5 लाख करोड़ रुपए व्यापारियों के माफ किए गए, उसी में आता है। और हम जो है धर्म बचाने के लिए, अपनी जाति बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं और नेहरू को गाली दे रहे होते हैं, इंदिरा गांधी को गाली आते हैं। जब दोनों को गाली देके थक जाते हैं तो फिर राहुल गांधी को गाली आने लगते हैं। उससे समय मिलता है, बच जाता है, तो हम लोगों को गाली आने लगती है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने के लिए भारत आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत आई थी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि व्यापार करने के लिए आई, फिर धीरे धीरे प्रशासन में घुस गई। फिर ब्रिटेन की जो सत्ता है उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हटो तुम, हम शासन करेंगे।
फिर बाकी इतिहास भी जानते हो, लेकिन 2014 के बाद जो पैदा हुए वो नहीं जानते। तो ये सारी चीजें जो है बहुत समझना जरूरी है, और समझना नहीं, आसपास को समझाना जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे और नहीं समझा पाएंगे तो आसपास खाली गड्ढे हो जाएंगे, और फिर वो धनखड़ वाला हाल होगा। या तो आप बिना रीढ़ के बने रहिए, मोदी मोदी, कल मोदी की जगह कोई और आ जाएंगे, शाह आ जाएंगे, कोई और आ जाएंगे, उनकी जय जयकार लगाइए, और जो दे दें वो ले लीजिए, बाकी चुप रहिए। मताधिकार तो छीना जा ही रहा है, ये पूरे देश में होने वाला है। जो बिहार में हो रहा है SIR, पूरे देश में होगा। और जो देखिए हलफनामा दिया है चुनाव आयोग ने, तो सीधा सीधा कह दिया कि भाई जो याचिका करता है, वो जो याचिका डाल रहे हैं वो अखबारों के कटिंग्स पे डाल रहे हैं। अखबार अखबार क्या आसमान में निकलता है? पत्रकार आसमान में बैठे हैं, अफसर जो है जमीन पे है। ये है चुनाव आयोग का नजरिया अखबारों के प्रति। उसी अखबार की वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, सत्ता में बैठे हुए हैं। अखबार को फ्री कर दो, अखबार अगर घटिया खबरें बंद कर दो, क्यों अखबार चला रहे हैं? नरेंद्र मोदी बंद करते हैं सारी मीडिया को, बोले नहीं अब मीडिया नहीं रहे, सब गलत न्यूज फैलाता है। करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता है चुनाव आयोग? क्या मतलब है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? बंद कर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस। RSS के कार्यकर्ता है वो जेकर लेके जाए, पर्ची उनको दे दीजिएगा, लेकर के जाएंगे। बता रहे हैं ना कि 1.5 लाख स्वयंसेवक लगे हैं, इतना फलाना लगे हैं। तो वो तो है ही, RSS तो इतना बड़ा संगठन है कि भारतीय सेना बौनी है उसके साथ। गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, पन्ना पन्ना, सब उनके पास है। जो पन्ना प्रमुख बना सकता है वो 10 आदमी का हिसाब नहीं रख सकता है। तो सबसे बढ़िया काम था कि RSS को दे देते, ये भैया ना ये सब लेकर के आ जाओ। शर्म नहीं आती है। शर्म क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो जो है पढ़ गए। पढ़े लिखों को शर्म नहीं आती, उनको सिर्फ जो है अपना हित दिखता है, गैरतहीन हो जाते हैं। उनको दूसरों से लेना देना नहीं, दूसरे उनके सामने भिखारी है। और हमारे देश में गढ़ा जाता है जो जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। खाली मेहनत करने से नहीं होता, तुम्हारी मेहनत कौन लूट रहा है इस पे भी नजर रखनी पड़ती है। जागरूक इसलिए होना जरूरी है कि आपकी मेहनत लूटी जा रही है या आपकी मेहनत की सही कीमत मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको भी समझना जरूरी है। लेकिन जो भगवान भरोसे देश हो, जो अल्लाह भरोसे देश चले, उसका यही असर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।